गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यूपीपीएससी आरओ की ये सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर, उसमें भी इंडियन पॉलिटी है। ठीक है, 20 प्रश्न इसमें होंगे। इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, और फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो जो हमारी चल रही है टेलीग्राम पर। पेड सीरीज़ है वो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर ये जो टेस्ट है यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा, एग्ज़ाम तक जो है प्रैक्टिस चालू है। तो पहला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन सा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? बताइए। 42 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना में यानी प्रियम्बल में, उद्देशिका भी इसको बोलते हैं, इसमें कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। तो अभिमान नहीं है, उदारता नहीं है, प्रशासनिक नहीं है, सी इसका आंसर हो जाएगा। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 शब्दों को जोड़े गए, और इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के तहत कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है इनमें, कौन सा नहीं है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, देश की रक्षा करना और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन करना और हड़ताल पर जाना, हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। देखिए, कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा बाद में जोड़े गए। ठीक है, भाग 4 का है ये, ए में जोड़े गए। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना है, देश की रक्षा करना और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना भी है, हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना भी है। नहीं है तो क्या? शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन करना और हड़ताल पर जाना। ठीक है, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? फंडामेंटल ड्यूटीज, ये है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, बी है इसका आंसर। तो देखिए, वर्ष 1976 में मौलिक कर्तव्य हेतु सिफारिश के लिए सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में समिति की स्थापना की गई। इस समिति की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्यों और उनकी आवश्यकता पर सिफारिशें करना था। समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सरकार ने संविधान में एक अलग अनुच्छेद 51A और संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51A संविधान के भाग 4A में जोड़ा। ठीक है, और उसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने जो है उस समय केवल 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था, परंतु 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए, जबकि 11वां मौलिक कर्तव्य जो है, इंपॉर्टेंट लाइन, वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। तो प्रश्न अगर पूछ ले कि मौलिक कर्तव्य 10 मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। जो 11वां जोड़ा गया वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 2002 में, और ये 1976 में, और वर्तमान में कितने हैं? कुल 11 हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया? किसके द्वारा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा जो है द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया। व्यापार संबंधी कार्यों का प्रबंधन कंपनी के प्रतिनिधि संचालक मंडल के हाथों में था, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में था, जबकि राजनीतिक कार्यों के प्रबंधन के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा नियंत्रण मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नए निकाय का गठन किया गया।
अब देखिए, कंपनी के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया गया, व्यापारिक एवं राजनीतिक संबंधी कार्य, जिन्हें क्रमशः कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी व्यापारिक कार्य और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी राजनीतिक कार्य। इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, इसी को कहते हैं। और क्या क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में 4 सदस्य एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई और इस अधिनियम द्वारा इसकी सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। और पिट्स इंडिया एक्ट से संबंधित विधेयक ब्रिटिश संसद में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट यंगर ने प्रस्तुत किया था, इसलिए इस विधेयक को पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई तथा लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत में पहला विधि आयोग गठित हुआ? क्या है इसका उत्तर? 1853 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1893 का चार्टर एक्ट या 1833 का चार्टर एक्ट? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1833 का चार्टर एक्ट। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई। लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत में पहला विधि आयोग गठित हुआ। किस चार्टर एक्ट, देखिए चार्टर एक्ट लिखा हो या चार्टर अधिनियम लिखा हो एक ही बात है, किस चार्टर एक्ट या अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई? 1813 का, 1833, 1853, 1793। देखिए कुल चार्टर एक्ट 4 हुए, एक एक चार्टर के बीच में 20-20 साल का गैप है अगर आप देखोगे तो। इनमें सबसे पहला जो चार्टर है वो 1793 का चार्टर है, इसमें 20 जोड़ोगे तो 1813 आएगा, 20 जोड़ोगे तो 1833 आएगा, 20 जोड़ोगे 1853 आएगा। फिलहाल इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 1813 का चार्टर। तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई। सीधे सीधे याद रखिएगा, ए है इसका आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। किस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछा गया। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और गवर्नर जनरल की सरकार भारत की सरकार एवं उसकी परिषद भारतीय परिषद कहलाई। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये नाम याद रखिएगा, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ही भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। क्लियर? यूपीपीसीएस प्रश्न कर चुकी है, ठीक है, कि भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया किस अधिनियम के द्वारा? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। किस अधिनियम या एक्ट के तहत पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया? किसके तहत? इसका उत्तर है अंतिम चार्टर एक्ट यानी 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया और 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही बंगाल के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई एवं गवर्नर जनरल को बंगाल के शासन भार से मुक्त कर दिया गया। 1853 के चार्टर द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई। बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। और 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत शासन अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव नामक एक नए पद का सृजन किया गया। कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अच्छा, अभी ये व्यवस्था शुरू कहाँ की गई थी? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, याद रखिएगा। और 1858 तक आते आते इसको समाप्त कर दिया गया। सही है स्टेटमेंट, ये भी सही है, ये भी सही है, सब सही है, डी है इसका आंसर।
तो देखिए करेक्ट हो गए सारे के सारे। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया एवं भारत में द्वैध शासन प्रणाली का अंत हो गया। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। आपने ऊपर देखा, गवर्नर जनरल पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। ये नाम याद रखिएगा। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप यूपीपीसीएस और आरओ की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो, जो चल रही है हमारी टेलीग्राम पर। और इन सभी टेस्ट के पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हो इसी टेलीग्राम के पेड ग्रुप में। ठीक है, बाकी इसको पढ़ लीजिएगा आप, पीडीएफ में मिलेगा ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है ये। 10वां प्रश्न है, भारत का संविधान संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत का संविधान संघ एवं राज्यों का एकल संविधान है। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था और इसमें विभिन्न देशी रियासतों में प्रचलित कानूनों को भी स्थान दिया गया था। और भारत के संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव रहा है। एक गलत है इसमें पक्का। देखिए, भारत का संविधान संघ एवं राज्यों का एकल संविधान है, सही है। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था, ये भी सही है। भारत के संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव रहा है, बिल्कुल। लेकिन गलत है यहाँ सी वाला स्टेटमेंट। ठीक है, जब संविधान सभा बन रही थी, संविधान सभा, तो इसमें देशी रियासतों में प्रचलित कानूनों को स्थान नहीं दिया गया। ठीक है, गलत है सी वाला स्टेटमेंट। तो देखिए, इसमें विभिन्न देशी रियासतों में प्रचलित कानूनों को स्थान दिया गया, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। भारतीय संविधान के विस्तृत होने के पीछे जो कारण है वो निम्नलिखित हैं, जैसे कि भारत का विस्तार एवं उसकी विविधता। ठीक है, संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय होगी। और भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव रहा इसमें, क्योंकि यह अधिनियम बहुत अधिक विस्तृत था। देशी रियासतों में जो कानून प्रचलित थे उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल यानी उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? यह पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य है। यह संविधान का अंग है और इसका संशोधन केवल एक ही बार किया गया है। बिल्कुल, इसमें एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, वो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। संविधान का अंग है, बिल्कुल। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में कहा गया है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये गलत है। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, ये भी सही है। तो इसकी प्रकृति न्याय योग्य है, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। देखिए, उद्देशिका या प्रस्तावना प्रेम्बल गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यानी इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसे संविधान के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया, जो संविधान की उद्देशिका बनी या प्रस्तावना बनी या इंग्लिश में प्रियम्बल बनी। सबसे पहले अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा, बुलेट पॉइंट है ये। 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या ब्रिटेन? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, क्या है इसका उत्तर? फ्रांस के संविधान से। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इसको बंधुता कह लो या बंधुत्व कह लो। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? भारत में मतदान का अधिकार एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है। और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई। गलत है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, केवल एक सही है। तो केवल एक यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में मतदान के अधिकार का उपबंध किया गया है। लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष है। और 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत 1989 में, कब? 1989 में मतदान के अधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ना कि 18 से घटाकर 16।
और ग्राम पंचायतों के चुनाव में भी मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? 18 वर्ष। नंबर 14 पर आ जाइए। संविधान के आधारभूत ढांचे का विचार किस मामले में दिया गया? इसका उत्तर केशवानंद भारती मामला है। बहुत पूछते हैं इस प्रश्न को। तो संविधान के आधारभूत ढांचे का जो विचार दिया गया वो दिया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को परिवर्तित करते हुए, जो उसने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में दिया था। 15 प्रश्न है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा नकारात्मक है और भारत में पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को स्वीकार किया गया है। मूल प्रस्तावना उद्देशिका में पंथ निरपेक्षता की चर्चा की गई है। ये गलत है पक्का इसमें। देखिए, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, सही बात है भाई। पंथ निरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा नकारात्मक है, ठीक है, और भारत में पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को स्वीकार किया गया है। मूल संविधान में की उद्देशिका में या प्रस्तावना में जो है पंथ निरपेक्षता की चर्चा कहाँ की गई है? पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता या समाजवादी या अखंडता शब्द, इनको तो बाद में जोड़ा गया ना 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही नहीं है ढूंढना, तो डी सही नहीं है। तो मूल संविधान या प्रस्तावना उद्देशिका में पंथ निरपेक्षता की चर्चा की गई, गलत है ये स्टेटमेंट। ये देखिए, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, पहली वाली लाइन सही है। राज्य जो है सभी धर्मों को समान महत्व देता है एवं सभी धर्मों का संरक्षण करता है। भारत का जो समाज है वो बहुधर्मवादी है, इसलिए भारत का संविधान सभी धर्मों का समान आदर और सम्मान करता है। भारत में पंथ निरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा को नहीं अपनाया गया है क्योंकि पंथ निरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा जो है नकारात्मक है, धर्म एवं राजनीति को पूर्णतः पृथक मानता है, ठीक है, जबकि भारत ने पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को स्वीकार किया गया है। मूल संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में पंथ निरपेक्षता की चर्चा नहीं की गई है, बल्कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। इसमें दो शब्द और जोड़े गए, समाजवादी और अखंडता। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। भारत में संसदीय प्रणाली के साथ साथ गणतंत्रात्मक प्रणाली को भी अपनाया गया है और भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। ये सारे सही हैं, बिल्कुल ये सारे के सारे सही हैं, तीनों के तीनों। तो भारत का संविधान जो है हम भारत के लोग से प्रारंभ होता है, इसलिए सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, अर्थात राजनीतिक सत्ता का प्रमुख जनता है। और भारत में संसदीय प्रणाली के साथ साथ गणतंत्रात्मक प्रणाली को भी अपनाया गया है, क्योंकि गणतंत्रात्मक प्रणाली में राज्य का प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। और भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है, ठीक है। किस विधि से? अप्रत्यक्ष विधि से। देखिए, भारतीय शासन प्रणाली में लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्रीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता को जो है सरकार को चुनने एवं बदलने का अधिकार होता है। भारत में भी चुनाव के माध्यम से जनता को सरकार चुनने एवं बदलने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। संवैधानिक शासन व्यवस्था में सरकार की शक्ति का स्रोत डैश होता है या होती है? जनता होती है, संविधान होता है, न्यायालय है या आयकर है? संवैधानिक शासन व्यवस्था की बात हो रही है। संवैधानिक शासन व्यवस्था में सरकार की शक्ति का स्रोत है संविधान, ठीक है, जनता मत लगा देना इसका आंसर। तो संवैधानिक शासन व्यवस्था में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान होता है। इसमें सीमित शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? यहाँ उत्तर बदल गया है, यहाँ उत्तर संविधान नहीं है, यहाँ उत्तर है भारत की जनता। तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो हम भारत के लोग से प्रारंभ होता है, अतः भारत में राज सत्ता जनता में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। भारत और किस देश में लोकतांत्रिक गणतंत्र है? अमेरिका में, ब्रिटेन में। अमेरिका एवं ब्रिटेन दोनों में उपरोक्त में से कोई नहीं। लोकतांत्रिक गणतंत्र की बात हो रही है। भारत और किस देश में है? ब्रिटेन में नहीं है, इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन दोनों वाला हट जाएगा।
अमेरिका में है तो डी वाला हट जाएगा। भारत और अमेरिका में ये दोनों देश ऐसे हैं, दो देश ऐसे हैं जिनमें लोकतांत्रिक गणतंत्र है। तो भारत एवं अमेरिका एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, जबकि ब्रिटेन क्या है, लोकतांत्रिक राजतंत्र। ब्रिटेन में राजतंत्र व्यवस्था को अपनाया गया है। वहाँ राज्य का प्रमुख सम्राट या महारानी होता है, जिसका चुनाव वंशानुगत विधि से किया जाता है। अतः ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक प्रणाली को नहीं अपनाया गया। भारत में राज्य प्रमुख यानी राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है, इसलिए भारत में गणतंत्रात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। 20वां प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? अंतिम प्रश्न है ये पॉलिटी का। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, ठीक है, प्रेसिडेंटल सिस्टम बोलते हैं इसको, कनाडा से ली गई है ये। इस शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका का होना है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राज्य एवं सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है और इसे इससे पहले नहीं हटाया जा सकता। बताइए, एक बात पक्का इसमें गलत है, कौन सी है वो? अगर आपको डी लग रही हो तो वो बात गलत नहीं है, वो बात एकदम सत्य है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है और इससे पहले राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता, जैसे कि अमेरिका के संविधान में। और ये कहाँ से ली गई है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। और इस शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राज्य एवं सरकार का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, और यही अपना आंसर है। तो देखिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है अमेरिका से ली गई है, ना कि कनाडा से। और इस शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका का होना है। इसमें राज्य एवं सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन जो है स्वयं करेगा अपने विवेक के आधार पर। और इस प्रणाली में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है, अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का अधिकार एवं क्षेत्र अलग अलग होता है, जैसा अमेरिका में है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है और उसे उससे पहले नहीं हटाया जा सकता, जैसे कि यूएस में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी जो टेस्ट हैं, जो डेली टेस्ट हैं, इनका आप PDF प्राप्त कर सकते हो, जो कि पेड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। ठीक है, धन्यवाद।